जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंगफाई 7 कलर फॉक्स को हासिल करने के लिए एक बड़े से रेगिस्तान की तरफ निकल गया था, जहां पर अचानक कुछ स्केलेटन डीमंस अपीयर हुए थे। वो स्केलेटन डीमंस तो इतने ज्यादा ताकतवर नहीं थे, इसलिए योंगफाई उन्हें बहुत ही आसानी से निपटा देता है। मगर अभी भी वहां पर एक के बाद एक पावरफुल क्रीचर्स अपीयर होना शुरू हो गए थे और एक के बाद एक पावरफुल डीमन जनरल्स भी आ गए थे। मगर योंगफाई उनके साथ भी फाइट करता है और उसकी पावर्स वो आहिस्ता आहिस्ता अवेकिन होती जा रही होती है, जिससे वो उन डीमंस को हरा पा रहा होता है। मगर जब आखिर में वो एक सीक्रेट गुफा के अंदर पहुंचता है तो वहां वही डीमन खड़ा हुआ था जो कि पहले वाले बाहर स्केलेटन डीमंस को कंट्रोल कर रहा था। योंगफाई को पता चलता है कि ये डीमन यहाँ पे पहले से ही सील्ड है और इसने यहाँ से कोई चीज चुराने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से ये यहाँ पे फंस गया है। मगर वो बंदा तो अंदर से ही अपनी एनर्जी के जरिए एक बड़े से ड्रैगन को फिर से जिंदा कर देता है, तो योंगफाई उस ड्रैगन की भी हड्डी पसली तोड़ देता है। ये देखते ही वो डीमन फिर गुस्से में बिल्कुल आग बगोला हो जाता है और उस गॉड सील को तोड़कर अब उससे योंगफाई को मारने की कोशिश करता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहां पे पूरी की पूरी गुफा के अंदर पर्पल फ्यूम फैलता जा रहा होता है और वो डीमन हंसते हुए कहता है कि बच्चे, तुम्हें मालूम ही नहीं है कि तुम कहां आ गए हो। ये जगह असल में एक गॉड का अल्टर है, यहाँ एक अंडरवर्ल्ड गॉड मौजूद है, शायद यही हमारी डेस्टिनी थी। ये कहने के साथ वो उस सीक्रेट ट्रेजर के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए अपने आप को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनाता जा रहा होता है। यूं समझ लो कि वो बंदा अपने आप को एक गॉड में ट्रांसफॉर्म करने लगा था और वो योंगफाई को बताता है कि शायद वो अंडरवर्ल्ड गॉड वो मुझे बेवकूफ बना रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे भी कामयाब होने नहीं दूंगा। मगर योंगफाई देखता है कि अगर ये बंदा ऐसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहा तो ये इतना ताकतवर बन जाएगा कि ये मुझे तो मार ही देगा मगर मेरे विलेज में मौजूद सब लोगों को मार डालेगा। ये कहने के साथ ही वो तेजी से जंप लगाते हुए उस ट्रेजर को उससे छीनने की कोशिश करता है ताकि वो गॉड बनने में कामयाब ना हो सके। मगर अचानक से वो डीमन अपनी एनर्जी के जरिए योंगफाई पर इतना जोरदार वार करता है कि योंगफाई वहां से काफी दूर जा गिरता है और उस अटैक की वजह से उसे इतनी ज्यादा इंजरी होती है कि उसके मुंह से खून निकल आता है। जिसके बाद वो डीमन वहां पर कुछ बड़ी बड़ी फॉर्मेशंस क्रिएट करके उनके अंदर से जायंट आइस स्टोन्स क्रिएट करता है और कहता है कि मैं एक मर्तबा गॉड बन जाऊं तो मैं इस छोटी सी दुनिया को तो वैसे ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा, क्योंकि अब ये मेरे किसी फायदे की नहीं है। ये कहने के साथ वो योंगफाई पर स्टोन्स की बौछार कर देता है, तो योंगफाई अपनी जान बचाने के लिए उन स्टोन से दूरी बनाता है। मगर वो स्टोन्स हर जगह आकर गिर रहे थे, तो इसीलिए वो वहां पे मौजूद एक बड़े से स्टोन के पीछे जाकर छुप जाता है, जिसकी वजह से वो उन अटैक से तो बच जाता है। मगर वहां उस फॉर्मेशन से इतने ज्यादा स्टोन्स गिर रहे होते हैं कि योंगफाई को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। और दूसरी तरफ से योंगफाई ये भी सोच रहा था कि अगर ये डीमन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो यहाँ चर्च ऑफ लाइट को पता चल जाएगा कि कोई डीमन अपीयर हुआ है, तो फिर वो लोग यहाँ जरूर इसे चेक करने के लिए आएंगे। मगर दूसरी तरफ वो डीमन भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि चर्च ऑफ लाइट को उसकी एनर्जी का पता चल चुका होगा, इसीलिए वो उसके साथ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा। जिसके बाद वो योंगफाई से कहता है कि एक मर्तबा मैं गॉड बन जाऊं, उसके बाद मैं तुम्हें काफी अच्छी तरह से टॉर्चर करूंगा, मगर फिलहाल तो तुम मुझे गॉड बनते हुए देखो कि मेरी कोरोनेशन कितनी शानदार होती है। जबकि योंगफाई कहता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरी पूरी पावर खत्म हो चुकी है, अब मैं इससे फाइट नहीं कर पाऊंगा, मुझे इससे अगर फाइट करनी है तो मुझे और ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी। ये कहने की देर थी कि अचानक से वो दोबारा से अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर चला जाता है, जहां वो देखता है कि वो यिन यांग पिल्स दोबारा से उसके सामने अपीयर हो चुकी हैं और जैसे ही वो यिन यांग पिल्स दोबारा से मर्ज होती हैं तो अचानक योंगफाई की बॉडी में एक नई जान सी आ जाती है और वो मन हंसते हुए कह रहा होता है कि देखो मैं गॉड बन रहा हूं, आज से ये गॉड थ्रोन भी मेरा होगा। जिसके बाद दूसरी तरफ योंगफाई वो आहिस्ता आहिस्ता अब और भी ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा था और उसका इविल नेचर भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी पावर्स को बढ़ा रहा था। हमें दिखाया जाता है उसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी काफी तेजी से बढ़ना शुरू हो गई थी। योंगफाई को खुद भी नहीं मालूम था कि उसके पास ये एनर्जी कहां से आ रही है, मगर अचानक वो अपनी डिमोनिक सोर्ड बाहर निकालता है और उसी डिमोनिक सोर्ड के साथ एक इतना जोरदार वार करता है कि उस सोर्ड के अंदर से एक बड़ा सा ड्रैगन निकल आता है जो कि सीधा उस डीमन को जाकर हिट करता है। यह अटैक इतना तगड़ा होता है कि उस डीमन की हड्डी पसली टूट गई थी और उसके मुंह से खून निकल आया था, जिस पर वो खुद भी हैरान होता है कि
आखिर तुम्हारे पास ऐसी पावर्स कहां से आ गई। मगर खैर, एक मर्तबा तुम मेरे हत्थे चढ़ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे शहर को ही बर्बाद कर दूंगा और मैं तुम्हारी बॉडी को रिफाइन करके एक पपेट की तरह यूज करूंगा। हम देखते हैं यहाँ पर अचानक योंगफै के शोल्डर पे मौजूद वो ड्रैगन टैटू चमकना शुरू हो जाता है, जिससे वहां उसी गुफा में मौजूद एक डिवाइन एरो जो कि हजारों सालों से वहां पे मौजूद था, वो अपने आप ही बाहर निकल आता है और वो दोनों ही उस एरो की तरफ देखते हैं कि अचानक से इसे क्या हुआ। मगर जैसे ही वो तेजी से योंगफै की तरफ आता है तो योंगफै खुद को बचाने के लिए उस एरो को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो एरो तो उसके हाथ में आ गया था, जिस पर वो खुद भी काफी हैरान होता है कि ये क्या हुआ। मगर वो डीमन कहता है ये एरो यहाँ पर हजारों सालों से सील्ड है, आखिर ये तुम्हारे पास कैसे आ सकता है, क्योंकि ये एक सेक्रेड रेलिक है जिसे चर्च ऑफ लाइट के लोग ही यूज कर सकते हैं। तुम्हारे अंदर मैं क्लियरली एक डीमन को फील कर पा रहा हूँ, तुम आखिर इस वेपन को होल्ड भी कैसे कर पा रहे हो। मगर योंगफै कहता है लगता है शायद मैं अपने बारे में जानने लगा हूँ, मेरी पास्ट लाइफ में शायद चर्च ऑफ लाइट के गॉड्स वो मेरी साइड पे थे। ये कहने के साथ वो उसी एरो को ऊपर की तरफ थ्रो करता है और फिर उसे इतनी जोर से हिट करता है कि वो एरो सीधा उस डीमन की बॉडी के अंदर घुस जाता है, जिससे उस डीमन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। ये देखकर वो डीमन खुद भी काफी चौंक गया था और वो कहता है कि इस एरो से तो डीमन गॉड को भी मारा जा सकता है। और योंगफै वो अपनी पावर्स को बढ़ा देता है और उस एरो के जरिए उस डीमन को पुश करने लगता है, तो वो डीमन और भी ज्यादा जोर से चिल्लाता है और योंगफै से कहता है कि मैं गॉड बनने के बस एक स्टेप दूर हूँ, मेरे साथ ये सब कुछ नहीं हो सकता। मगर योंगफै का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो डीमन उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उस एरो की वजह से वो डीमन वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस पर योंगफै कहता है चलो इससे तो जान छूटी। ये कहते ही वो जैसे ही वहां से जाने लगता है तो अचानक उसे एक और आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उससे कहती है क्या तुम्हें वाकई लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। इतने में वहां पर फिर से पर्पल एनर्जी आना शुरू हो जाती है और वो पर्पल एनर्जी सीधा ऊपर आसमान तक जा पहुंचती है और उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि दूर लियोन अपने मास्टर के साथ उस प्रेशर को फील कर पा रहा था, यहाँ तक कि वो लोग उस प्रेशर से अपने आप को बचाने के लिए एक बैरियर बना लेते हैं ताकि वो अपने आप को इंजरी से बचा सकें। और लियोन ये देखते ही कहता है कि मास्टर क्या हम लोग लेट हो गए हैं, क्या किसी ने पहले से ही वो इनहेरिटेंस हासिल कर ली है। तो वो एंसेस्टर उसे बताता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, गॉड सील पूरी तरह से टूट चुकी है। तो लियोन कहता है क्या ये वही डीमन मुहान लेंसा है, अगर उसने वाकई में वो डीमन गॉड इनहेरिटेंस अचीव कर ली तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो वो एंसेस्टर कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो शख्स कोई और है। ये बात तो लियोन को भी चौंका देती है कि वहां पर कोई और शख्स भी कैसे मौजूद हो सकता है। तो वो एंसेस्टर बताता है कि मैं ये बात कंफर्म करके कह सकता हूँ कि वो इनहेरिटेंस मुहान लेंसा ने अचीव नहीं की है, बल्कि वो डीमन अब किसी को अपने पोजीशन में लेने वाला है और उसने खुद से ही किसी को चुन लिया है ताकि वो अपनी इनहेरिटेंस उसे दे। जबकि यहाँ पर योंगफै कहता है कि कौन है यहाँ पर जो कि गॉड बनने का दिखावा कर रहा है, चलो सामने आओ। ये कहने की देर थी कि अचानक वो डीमन उसके सामने अपीयर हो जाता है और योंगफै से कहता है कि लगता है कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही लंबी नींद सो गया था। तुम इंसानों को क्या लगा था कि मैं मर चुका हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं हमेशा से जिंदा था और मैं यहाँ अंडरवर्ल्ड में मौजूद था। तो योंगफै कहता है कौन हो तुम? तो वो शख्स कहता है कि मैं गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड हूँ, मुझे लॉर्ड गारू कहते हैं। तो योंगफै कहता है कि चलो अपने आप को शो करो। ये कहने की देर थी कि वो डीमन अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और योंगफै से कहता है कि बच्चे तुम सच में बहुत ही खुशकिस्मत हो कि तुम मेरी इनहेरिटेंस को अचीव करने लगे हो। यूं समझ लो कि ये मेरी तरफ से तुम्हें एक गिफ्ट है। चलो अब तैयार हो जाओ, अब मेरे पास जो कुछ भी है वो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। आज से तुम एक गॉड बनने वाले हो और तुम एक ऐसी लाइफ जियोगे जो कभी खत्म नहीं होगी। ये कहने के साथ अचानक से वो योंगफै की बॉडी पर अटैक करता है, उसकी बॉडी से उसकी सोल को अलग कर देता है और उसकी कॉन्शियसनेस में घुसने की कोशिश करता है। मगर योंगफै वो अपने स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल करता है और उस डीमन से कहता है कि चलो बाहर निकल आओ। ये कहते ही वो अपनी सोल्स को वापस से अपनी बॉडी में ले आता है और साथ में वो अपने माइंड को भी स्टेबल कर लेता है, जिसकी वजह से वो डीमन उसकी बॉडी से बाहर निकल आता है। और उस डीमन को काफी हैरानी होती है कि आखिर इस लड़के की एक बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा कॉन्शियसनेस कहां से आई है, क्योंकि नॉर्मल इंसानों में तो एक बॉडी में एक ही कॉन्शियसनेस होती है।
चलो फिर भी कोई मसला नहीं, मैं अब भी सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। ये कहने के साथ वो डीमन गॉड फौरन से अपनी चेंज का इस्तेमाल करता है, जिसके जरिए वो योंगफाई के हाथ और पैर पूरी तरह से लॉक कर देता है, जिसकी वजह से योंगफाई अपने आप को छुड़ा नहीं पाता। और वो डीमन कहता है कि नहीं, ये काफी अजीब है। ये कहते ही वो फौरन से योंगफाई के करीब आ जाता है और उसकी बॉडी को अच्छी तरह से नोट करता है और उसे अच्छी तरह से एग्जामिन करने के बाद वो कहता है, क्या तुम कोई ज़ॉम्बी हो? तो योंगफाई उससे कहता है, तुम ना कोई इंसान हो ना कोई डीमन हो, बल्कि तुम खुद एक ज़ॉम्बी हो। ये सुनकर डीमन हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि काफी इंटरेस्टिंग है, पर मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर से साजिश की बू आ रही है। मगर खैर है, तुम एक मामूली से इंसान ही तो हो और तुम्हारी कोई भी साजिश हो गॉड के आगे वो साजिश बिल्कुल बेकार होगी। ये कहने के साथ वो दोबारा से अपनी एनर्जी योंगफाई की बॉडी के अंदर जैसे ही ट्रांसफर करता है तो योंगफाई को दोबारा से उससे काफी तकलीफ होती है और वो सारी चेन्स उसके हाथ से खुल जाती है। डीमन गॉड असल में उसकी बॉडी के अंदर चला गया था, जिसकी वजह से योंगफाई को सर में बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होने लगती है और उसका सिर ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो किसी भी टाइम पे बस फट सकता है। मगर योंगफाई की बॉडी के अंदर वो डीमन उसकी बॉडी को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करता है और उसकी मेमोरीज को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि योंगफाई ने असल में अपने ही दुश्मन से शादी कर ली है। सिचुएशन ऐसी बन गई है कि वो लड़की अब खतरे में है और तुम उसके दुश्मन होकर अब उसकी जान बचाने के चक्कर में पड़े हुए हो। ये सुनकर योंगफाई को एक झटका सा लगता है, उसे यकीन नहीं आता कि वो लड़की उसके दुश्मन कैसे हो सकती है। मगर वो डीमन उसे बताता है कि बच्चे, मुझे लगता है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ खेल खेल रही है। मगर हम देखते हैं योंगफाई अभी भी इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था और उसे दोबारा से अपनी वो मेमोरीज याद आती हैं जब वो मेंगलियार से मिला था और उसने योंगफाई को मारने की कोशिश की थी। मगर योंगफाई कहता है कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता, तुम जानबूझकर इस तरह की मेमोरीज मेरे दिमाग में डालकर उसके खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हो। तुम चाहकर भी मेरी विल पावर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जिस पर वो डीमन कहता है, तुम्हारी विल वो सच में काफी खतरनाक है, पर क्योंकि तुम एक मामूली से इंसान हो और एक गॉड हो तो मेरे सामने तुम्हारी विल की कोई औकात नहीं। तुम मेरे सामने हो ही क्या, मामूली से कीड़े ही तो हो। ये कहते ही वो योंगफाई की बॉडी को अजीब तरह से टॉर्चर करता है और कहता है कि तुम ह्यूमंस डिवाइनिटी को कैसे फेस कर सकते हो। बेहतर यही है कि अपने आप को इतने ज्यादा तकलीफ मत दो और हार मान जाओ। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि मेरी कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट कर लो। हम दोनों एक साथ मर्ज हो जाएंगे तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे और तुम्हें कभी भी मौत नहीं आएगी। क्या तुम एक गॉड की जिंदगी नहीं जीना चाहते? तो योंगफाई कहता है कि भले ही मैं गॉड बन जाऊं तब भी मैं रहूंगा वही जो मैं हूं। ये कहते हुए अचानक उसकी बॉडी में मौजूद ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाती है और योंगफाई अपनी कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से चेंज कर देता है, जिस पर वो डीमन गॉड भी हैरान हो जाता है कि ये तो पूरा का पूरा क्योस है और ऐसा लग रहा है कि जैसे इस लड़के की मेमोरीज के अंदर हजारों सालों का क्योस भरा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लड़का पिछले हजारों सालों से जिंदा है। ये बात तो योंगफाई को भी हैरान कर देती है और वो ये सुनकर कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं पिछले 10,000 साल से जिंदा हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है, मैं बार बार एक लड़की की जब आवाज सुनता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा सैडनेस फील क्यों होने लगती है। मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मेरे दिल के अंदर बहुत ही ज्यादा गम भरा है और ये गम कभी खत्म ही नहीं होता। जबकि यहाँ पर डीमन गॉड कहता है कि इस क्योस की वजह से मेरा प्लान फ्लॉप होने लगा है। वो योंगफाई से कहता है कि चलो ह्यूमन, देखते हैं कि तुम्हारी बॉडी में और क्या क्या है। इतना कहते ही वो फौरन से उसकी बॉडी को एक्सप्लोर करना शुरू करता है तो उससे योंगफाई को और भी ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो अपने माइंड को स्टेबल नहीं कर पा रहा था। देखते ही देखते वो फिर से अनकॉन्शियस हो जाता है और उसे फील होता है कि वो दोबारा से पानी में गिर रहा है और उसकी मेमोरीज जो कि उसने मेंगलियार के साथ बनाई थी वो मेमोरीज अब उसे याद आने लगी थी और वो दोबारा से मेंगलियार के बारे में सोचते हुए कहता है, क्या मैं आज जैसे ही मर जाऊंगा, क्या मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा? मेरे पास तो मेरी एक बीवी है और वो मेरा इंतजार कर रही है। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उसके लिए वो एंटीडोट तो लाना ही होगा। पर उस डीमन ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी बीवी वो मेरी दुश्मन है और मैं पिछले 10,000 साल से एग्जिस्ट कर रहा हूँ? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ। अचानक से उसे उसकी पुरानी मेमोरीज याद आना शुरू होती हैं जब वो मेंगलियार के साथ पानी में नीचे गिर रहा था।
और फिर उसे याद आता है कि मैंगलियर ने ही उसे पॉइजन दिया था और उसकी मेमोरीज आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाती हैं तो उसे याद आता है कि वो वेस्टर्न जर्नी में निकला हुआ है जिसमें डोंगडोंग भी उसके साथ आया था। इस तरह उसे यूशिन और साथ में नानगोंग की भी मेमोरीज याद आ जाती हैं और डू फैमिली उसे मारना चाहती है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी की पूरी मेमोरीज वापस से रिकवर होती जा रही होती है, जिस पर वो कहता है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है, मैंने जो कुछ खोया था वो मुझे वापस मिल चुका है। जबकि वो डीमन यहाँ उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर आकर एक सीक्रेट डोर को ओपन करता है जिसे योंगफाई खुद भी कभी ओपन नहीं करता था। सीक्रेट डोर से एक ऐसी एनर्जी निकलती है कि जो योंगफाई की बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। ये देखकर वो डीमन खुद भी हैरान हो जाता है कि वो सारी एनर्जी योंगफाई की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हुए जा रही है और वो लड़का दोबारा से होश में आने लगा है। जैसे ही योंगफाई पूरी तरह से होश में आ जाता है और उसकी मेमोरीज भी उसे वापस मिल जाती हैं तो वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मेरी बॉडी में न जाने कैसी कैसी चीजें पड़ी हुई हैं और मैं खुद भी इनके बारे में नहीं जानता। मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम मेरी बॉडी के अंदर सरवाइव कर सकते हो या नहीं। ये कहते ही वो उसी सीक्रेट डोर को दोबारा से क्लोज कर देता है और हम दोबारा से योंगफाई को उसी डिमोनिक फॉर्म में देखते हैं, या फिर ये उसका वो इविल डीमन होता है जो कि उस डीमन गॉड से कह रहा होता है कि यहाँ सिर्फ वही आते हैं जिन्हें मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि टॉम्ब ऑफ गॉड्स के सामने खड़ा होना कोई मामूली बात नहीं। जिसके साथ ही वो डीमन गॉड अचानक से गॉड ऑफ सिमेट्री में जा पहुंचता है जहां पर बड़े बड़े एंशिएंट गॉड्स की कब्रें मौजूद होती हैं और वो खुद भी हैरान होता है कि आखिर एक ह्यूमन बॉडी के अंदर इतनी गॉड्स बॉडीज क्यों है। एक टॉम्ब स्टोन पर लिखा होता है ये गॉड काइसार है और दूसरे टॉम्ब टैबलेट्स पर लिखा हुआ होता है आओ किंग टियान और जाओ वूजी, ये भी एंशिएंट गॉड्स थे। अब उस डीमन को पता चलने लगा था कि वो गलत जगह आ गया है। देखते ही देखते वो जमीन हिलना शुरू होती है और बड़े बड़े स्टोन्स हवा मुंह पर आने लगते हैं और उस डीमन गॉड को दिखाई देता है वो एक जायंट हैंड के ऊपर खड़ा हुआ है और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अचानक से उसके सामने बड़े बड़े एंशिएंट गॉड्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। उन्हें देखते ही वो गॉड खुद भी परेशान हो जाता है और कहता है आखिर मिलियंस ऑफ गॉड्स एंड डीमंस वो इस ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। आखिर कौन है वो शख्स जिसने इतने ज्यादा गॉड्स को इस एक ह्यूमन बॉडी के अंदर दफनाया हुआ है। मगर देखते ही देखते वहां वो सारे के सारे गॉड्स एंड डीमंस उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे उस डीमन को काफी तकलीफ होती है और वो कहता है अरे नहीं, शायद ये कोई गॉड शेकिंग प्लान है। पता नहीं कौन सा गॉड है जो कि ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है और ये सब करने से आखिर क्या मतलब है उनका। वो लोग आखिर इससे क्या हासिल करना चाहते हैं उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मगर अचानक से उसके नीचे मौजूद जमीन वो पूरी की पूरी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और कुछ हैंड्स नीचे से निकलते हैं और उस डीमन को उस गॉड सिमेट्री के अंदर खींचना शुरू कर देते हैं। जबकि योंगफाई कहता है क्या ये कोई गॉड शेकिंग प्लान है। वो फौरन से उस डीमन से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है ताकि वो अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। वो उस गॉड से कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या कुछ जानते हो। तो वो डीमन मरने से पहले कहता है कि यहाँ पे मौजूद जितने भी डीमंस और गॉड्स हैं ये सारे के सारे फेक हैं। इतना कहने के साथ ही उसकी बॉडी फौरन से अंदर चली जाती है और वो यिन यांग में कन्वर्ट होकर योंगफाई की बॉडी में ही उस गॉड सिमेट्री के अंदर दफन हो जाता है और वो यिन यांग बॉल्स से पूरी तरह से रिफाइन भी कर लेती है। और यहाँ पर योंगफाई को फिर से वही पुरानी मेमोरी याद आती है जिसमें एक एंशिएंट गुफा के अंदर एक एंशिएंट डीमन और ह्यूमन गॉड उसे ग्रेट गॉड प्लान के बारे में बता रहा होता है कि कोई ऐसा ग्रेट गॉड है जो कि एक बहुत ही बड़े प्लानिंग का हिस्सा है और वही ये सारी चाल चल रहा है और हम सब लोग उस प्लान का हिस्सा हैं और यूं समझ लो कि हम सब मोहरे हैं। ये सब याद आने के बाद योंगफाई कहता है कि मुझे बस थोड़ी सी ही इंफॉर्मेशन मिल पाई, पता नहीं मेरी बॉडी के अंदर किस तरह के सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। 10,000 साल पहले मेरी डेथ हो चुकी थी, जबकि 10,000 साल के बाद मैं दोबारा से वापस आया हूँ और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरी बॉडी वो एक फर्नेस बन चुकी है या फिर मैं किसी गेम का हिस्सा हूँ। पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी इस किस्मत को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। इतना कहने के साथ वो जैसे ही वहां से जाने लगता है तो अचानक से वहां पे लगा हुआ उस दीवार में जो गोल्डन एरो होता है वो फौरन से बाहर निकल आता है और योंगफाई जैसे ही उसे आता देखता है तो वो उसे अपने हाथ से ही पकड़ लेता है और कहता है कि ये तो सन शूटिंग एरो है,
ये मेरी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा है। मगर अचानक से उसे फील होता है कि वो उसकी बॉडी की तरफ नहीं बल्कि ड्रैगन टैटू की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। देखते ही देखते वो एरो दोबारा से एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जिससे वो एनर्जी फौरन से योंगफै की बॉडी के आसपास घूमते हुए उस टैटू के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, जिससे कि वो सारी की सारी डिवाइन एनर्जी जब उस टैटू के अंदर चली जाती है तो वो सारी एनर्जी डोंग डोंग के टैटू को बाहर ले आती है और डोंग डोंग दोबारा से अपने रियल शेप में योंगफै के सामने आ जाता है और उसे देखकर कहता है कि योंगफै शुक्र है कि तुम ठीक हो। जबकि योंगफै उसे भी देखता है तो कहता है कि डोंग डोंग शुक्र है तुम भी जिंदा हो। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं, जबकि डोंग डोंग तो चाट चाट कर उसका मुंह पर पूरा सलाइवा फैला देता है, जिस पर योंगफै कहता है बस करो, तुमने मेरा पूरा मुंह गीला कर दिया है। ये कहकर वो अपना एक रुमाल निकाल कर अपना मुंह साफ करता है तो अचानक उसे याद आता है कि ये रुमाल कहां से आया। वो उसे खोलकर देखता है तो उस पर योंगफै का नाम लिखा हुआ था, मगर साथ में उसे याद भी आ जाता है कि उसकी शादी मैंगलिया से हो चुकी है, जिस पर अब वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करने लगा था और उसे पछतावा होने लगता है कि उसने ये सब क्या कर दिया। वो अपनी दुश्मन से कैसे शादी कर सकता है। और यहाँ हम लियोन और उसके मास्टर को देखते हैं। उसका मास्टर कहता है कि मुझे इस सिचुएशन को फील करते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे उस डीमन गॉड ने उस ह्यूमन बॉडी को पजेस्ट कर लिया है। इससे पहले कि वो डीमन गॉड पूरी तरह से रिकवर हो जाए हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर लियोन कहता है आखिर अब इस दुनिया का क्या होगा, तो वो डीमन कहता है अब ये पूरी दुनिया ही एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान बनने वाली है। ये कहने की देर थी कि अचानक से यहाँ पर एक ग्रीन एनर्जी अपीयर होती है और ये एनर्जी असल में उसी पहले वाले डीमन हानलिनजा की थी। और वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, उस लड़के ने डीमन गॉड को ही निगल लिया है। जैसे ही वहां से भाग रहा होता है तो वो एंसेस्टर उसे देखते ही अपना एनर्जी अटैक करते ही उसे पीछे धकेल देता है और फिर कहता है कि अरे ये क्या। वो फौरन से उसे अपनी तरफ खींचकर अपने हाथों में देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो मोहान लेंजा है। जबकि मोहान लेंजा उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हमला करने की, क्या तुम जानते नहीं मैं गॉड ऑफ इमॉर्टैलिटी हूँ। मगर वो एंसेस्टर कहता है मोहान लेंजा तुम्हारा क्या हाल हो गया है, सोचा नहीं था कि तुम अभी भी जिंदा होगे, मगर लगता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। मुझे वैसे भी अपनी पावर रिकवर करने के लिए ऐसी ही एनर्जी की जरूरत थी। ये कहते ही वो उसे फौरन से निगल लेता है, जिससे उस एंसेस्टर की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और उसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।